हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं बहुत ही सेंसेशनल टॉपिक आपके लिए कंप्यूटर की क्लासेस में, विच इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, एआई। तो बहुत टाइम हो चुका है, आप सभी लोग एआई यूज भी करते होंगे हर चीज के लिए, पूछने के लिए। चाहे आप यूज कर रहे हो ग्रोक, चाहे जेमिनाई, चाहे आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हो या परप्लेक्सिटी यूज कर रहे हो। सो वी आर हियर विद आर sensational topic artificial intelligence. So let's start this video, but before starting it, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल। इसी के साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हो, क्योंकि आपको सारी फ्री पीडीएफ्स और ई बुक्स जो है, जो हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट निकालते हैं, वो वहीं पर आपको मिलेंगी। तो आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। साथ में हमने YouTube पर भी फ्री प्लेलिस्ट बना दी है। जैसे आपको पता है कि इंग्लिश का भी वोकैब का कोर्स चल रहा है, तो वो भी हमने एक नई प्लेलिस्ट बना दी है, कंप्यूटर की 3.0 के बैच के नाम से है। तो अमेजिंग प्लेलिस्ट है, आप जस्ट आपको चेकआउट करना है। साथ में वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। 1000 से भी ऊपर फ्री टेस्ट अवेलेबल है, एंड हर संडे को फ्री लाइव टेस्ट होता है, जिसका एनालिसिस खुद शुभम सर करवाते हैं। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और साथ में गाइस, आप देख सकते हो कि हमारी वेबसाइट पे कितने सारे पेड टेस्ट भी अवेलेबल है, जिनसे आप कह सकते हो कि बहुत अच्छे से तैयारी हो सकती है। बट यस, द मोस्ट रिकमेंडेड टेस्ट सीरीज इज द कॉम्बो टेस्ट सीरीज, क्योंकि इसमें हमने हर सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज कह सकते हो, कैटेगोरिकल कह सकते हो, फुल मॉक टेस्ट हमने हर चीज आपको प्रोवाइड कराई हुई है। तो कॉम्बो टेस्ट सीरीज इज द मोस्ट अमेजिंग टेस्ट सीरीज दैट वी हैव लॉन्च सो फार। तो जस्ट लाइक एनरोल इन इट एंड जस्ट ट्राई इट आउट। अगर आपको ये चेक करनी है तो आप कोई एक सब्जेक्ट की भी ले सकते हो, 99 रुपीज की है। जैसे कंप्यूटर की देख के ट्राई कर सकते हो या इंग्लिश की ट्राई कर सकते हो, आपको खुद ही पता लग जाएगी। तो ये बहुत ही अमेजिंग टेस्ट सीरीज है जो हमने लॉन्च की है। इसमें एनरोल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट से भी एनरोल कर सकते हो और आरबीई एप्लीकेशन से भी एनरोल कर सकते हो। आपको बस उस पर क्लिक करके बाय नाउ पे जाना है और आपको कॉम्बो टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि एआई होता क्या है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है। सो बेसिकली साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसका मेन फोकस रहता है मशीन बनाना और ऐसे कंप्यूटर सिस्टम, मतलब साइंस, उस साइंस में क्या होता है जो एआई वाली साइंस है, उसमें ऐसी मशीन्स या ऐसे कंप्यूटर बनाए जाते हैं जो नॉर्मली हमारी बुद्धि से चलते हैं, यानी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस कर सकती है वो काम करे। अगर कुछ नया बनाना है तो हम ही बनाएंगे ना। तो एआई में क्या होता है कि वो सब चीजें होती हैं जो इंसान अपनी बुद्धि से कर सकता है। सोचने समझने की क्षमता कंप्यूटर के पास नहीं होती, यू नो दैट। तो अगर आप नॉर्मल कंप्यूटर की बात कर रहे हो तो आपने बोला प्लस, तो उसमें ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन डला हुआ है, प्लस में क्या करना है वो प्लस कर देगा। लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ एआई की, तो वो आपको सजेशंस देगा कि ठीक है, आपने बोला ठीक है दुनिया का बेस्ट ये बताओ, तो उसने बता दिया, उसने ये भी बता दिया, 4-5 नई चीजें भी बता दी कि आपको पता है ये होता है, ये होता है, आप इसकी इमेज देख सकते हो, इससे रिलेटेड ये देख सकते हो। तो सजेशंस देता है जैसे कि एक इंसान आपसे बात कर रहा हो। ये इन टास्क में एक्सपीरियंस से लर्न करता है। अब ये तो ह्यूमन बीइंग ही करते हैं ना, कि आपके साथ कुछ हो चुका तो आप उससे लर्न करोगे। एआई भी लर्न करता है। अगर आपने उससे 10 चीजें सर्च कराई हैं, तो 11वीं चीज में वो सारी आपने जितने भी 10 चीजों में जो भी आपकी प्रेफरेंस रही होगी, वो उसको देख के आपका आंसर बताएगा। लैंग्वेज अंडरस्टैंड करेगा वो। आपने देखा होगा अभी बीच में एक पोस्ट वायरल हो रही थी ग्रोक की, जिसमें वो इंसान से बात कर रहा था और गाली दे के बात कर रहा था, राइट। तो लैंग्वेज को वो समझ सकता है। रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न्स, पैटर्न रिकॉग्नाइज कर सकता है कि आपको किस तरीके का डेटा पसंद आता है। सॉल्विंग प्रॉब्लम, समस्याओं का समाधान करता है और डिसीजन भी ले सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आती हैं। मेन चीज क्या है, अब 2 पॉइंट याद रखनी है इस पूरे में से, कि एआई मशीन को जो ह्यूमन बिहेवियर है वो, और ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है वो दोनों ही नकल कर सकता है। एआई की जो मशीन्स होती हैं आपके इंटेलिजेंस को भी कॉपी कर सकती है और आपके बिहेवियर को भी कॉपी कर सकती है। एआई सिस्टम अपने आसपास का वातावरण देखते हैं कैसा है, उसे परसीव करते हैं और उसके बाद अपना रिजल्ट देते हैं उन स्पेसिफिक गोल्स को देखकर। सिंपल। एआई को मशीन इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, कि जो मशीन है आपकी कंप्यूटर है वो खुद इंटेलिजेंट हो गया है। तो ये देखना। दूसरा, एआई के अंदर बहुत सारा डेटा होता है, उसी वजह से वो हमारे बिहेवियर को और हमारे
नेचर को आप कह सकते हो, हमारी जजमेंट को कॉपी कर सकता है। एआई कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अभी आविष्कार हुआ है इसका, नहीं। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर कब से बनने शुरू हुए थे? 1980। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में एआई थी, आप समझ रहे हो? तो ये इनका जो है 1950 से इसके ऊपर रिसर्च चल रही थी, और 1980 से तो कंप्यूटर में आनी भी शुरू हो गई। चलो, ये तो वापस आ चुका है, आई थिंक ये रिपीटेड है, 1 सेकंड का टाइम देना। यस। तो अगर कोई डेफिनेशन पूछेगा तो डेफिनेशन इसकी क्या है? सेम वही जो पहले आ चुकी है, कि ये लर्निंग, आपको लर्न कराना है, जो जो काम आप कर सकते हो वो ये काम कर सके, लेकिन सोचने समझने के पर्सपेक्टिव में एआई सब वो काम कर सकता है। ये कंप्यूटर साइंस की ऐसी ब्रांच है जो मशीन को इस सक्षम बना देती है कि वो हमारी इंटेलिजेंस जो है वो उस पे काम कर सकता है। जैसे रीजनिंग देनी हो, लॉजिक देना हो, अगर आप उसको कमांड दोगे कि मुझे ये चीज समझ नहीं आई, मुझे बिल्कुल बेसिक से समझाओ, अगर मैं एक बच्चा हूँ, तो वो आपको उसी तरीके से समझाएगी, मतलब जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग समझाता। तो ये सारी चीजें एआई के अंदर है। अब कुछ पर्सनैलिटीज हैं जो एआई से रिलेटेड है। सबसे पहले, एआई से रिलेटेड हो या नहीं हो, बट बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, जैसे एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग जो है वो ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, ब्रिटिश गणितज्ञ थे और कंप्यूटर के वैज्ञानिक थे। पहली चीज, इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फाउंडिंग फादर कहा जाता है। ठीक है, फाउंडिंग फादर्स ऑफ एआई, कृत्रिम बुद्धि के संस्थापक पिताओं में से एक माने जाते हैं। इन्होंने ट्यूरिंग मशीन का कंसेप्ट बनाया, पहली बात। और आपको पता है एक टेस्ट होता है ट्यूरिंग टेस्ट, आप अगर उस टेस्ट को करो तो आपको ये पता लग जाता है कि किसी मशीन के अंदर एआई है या नहीं है। तो ट्यूरिंग टेस्ट कहां से आया? यहीं से आया। इन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट बनाया जो ये देखता है कि मशीन कितनी इंटेलिजेंट है, यानी एआई कितना है उसके अंदर। इसके अलावा 1950 में उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था, कंप्यूटर मशीनरी एंड इंटेलिजेंस, कंप्यूटर मशीनरी और उसकी बुद्धिमत्ता। तो ये उन्होंने आर्टिकल पब्लिश किया था, किसने? एलन ट्यूरिंग ने। इसे फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग भी कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग। ठीक है, चलो फिर आ जाओ जॉन मैककार्थी पे। आप देख सकते हो इनकी इमेज लगी हुई है। इनको फादर ऑफ एआई बोला जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है। ये अमेरिका से थे, मतलब ये यूके से नहीं थे, जैसे पहले वाले तो ब्रिटिश से थे। ये अमेरिका के साइंटिस्ट हैं। इसके अलावा इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे पहली बार वर्ड दिया 1956 में। इन्होंने डार्ट माउथ कॉन्फ्रेंस हुई थी 1956 में, बहुत फेमस हुई थी वो। उसमें एआई के बारे में सब लोगों को पता लगा था। तो किसने ऑर्गेनाइज की थी? इन्होंने की थी, जॉन मैककार्थी ने। इसके अलावा इन्होंने एलएसपी मॉडल, लिस्प जो प्रोग्रामिंग मॉडल है, लैंग्वेज है एआई रिसर्च के लिए, लिस्प लैंग्वेज लगती है, वो इन्होंने डेवलप की और इनको ट्यूरिंग अवार्ड में मिला 1971 में। ठीक है, तो मेनली ध्यान रखना, की पॉइंटर्स है, काफी अच्छे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से याद करना। 2011 में इनकी डेथ हो चुकी है। अब एआई कैसे कैसे काम करता है, स्टेप बाय स्टेप हाउ एआई वर्क्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करेगा? सबसे पहले वो डेटा कलेक्ट करता है, यानी वो क्या करेगा, अलग अलग सोर्स से अगर आप कोई कमांड देते हो और अगर आप देख रहे हो वो कैसे काम करता है, उस पर लिखा हुआ आता है थिंकिंग। थिंकिंग का मतलब क्या है कि वो अलग अलग सोर्सेज से सारा डेटा कलेक्ट करता है। फर्स्ट, उस डेटा को, डेटा दो तरीके से हो सकता है उसके अंदर, स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज कर रखा है उसने, और अनस्ट्रक्चर्ड यानी ऑर्गेनाइज नहीं कर रखा। जैसे उसने क्या करा, मान लो कोई एनालिसिस था, ठीक है, कोई भावना विश्लेषण था, तो उसने हजारों उत्पाद की समीक्षाएं एकत्र की, यानी उसने रिव्यूज इकट्ठे करे कि हाँ ठीक है, इसके रिव्यूज कैसे हैं, इसके रिव्यूज कैसे हैं, उसके रिव्यूज कैसे हैं, फिर अपनी जजमेंट के हिसाब से वो जवाब देता है। तो सबसे पहला स्टेप है डेटा कलेक्शन, बस इस स्टेप से याद रखना है आपको। पहला स्टेप होता है डेटा कलेक्शन। फिर है डेटा प्रोसेसिंग। वो क्या करता है, वो सारे डेटा को साफ करता है। कोई दोबारा डेटा डुप्लीकेट हो गया उसको हटा देगा, गलत है उसको हटा देगा, कोई मिसिंग इंफॉर्मेशन है उसे हैंडल करेगा। और एआई का मॉडल उसके बाद क्या करेगा, एआई का मॉडल जो है, मतलब जिस चीज पे एआई काम करता है, उस सारी इंफॉर्मेशन को उस हिसाब से बनाएगा कि जिस पे एआई काम कर सके। ठीक है, इसके अलावा आ जाओ, अगला है डेटा स्प्लिटिंग। तो सबसे पहले था डेटा कलेक्शन, डेटा प्रोसेसिंग, तीसरा है डेटा स्प्लिटिंग। डेटा को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकता है। ट्रेनिंग सेट, यानी जिससे एआई मॉडल ट्रेनिंग लेगा, वो डेटा जो बिल्कुल फिक्स है,
वैलिडेशन सेट, उसके बाद क्या होगा कि वो अपनी प्रोसेसिंग करके अपने रिजल्ट को वैलिडेट करेगा कि क्या ये मैंने सही किया है, तो थोड़ा सा डेटा उसमें रखेगा। और टेस्ट सेट, प्रोसेस किसको करेगा, जो बचा हुआ है, जिसको वो कह रहा है कि मैं इसको टेस्ट करके देखता हूँ मैं सही से काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो 3 तरीके के टेस्ट हो गए, ट्रेनिंग वाला सेट हो गया, वैलिडेशन सेट हो गया, और टेस्ट का सेट हो। अब आ जाओ मॉडल सिलेक्शन। देखो हर एक काम का, जैसे अगर आप देखोगे ना चैट जीपीटी खोल के, तो उसमें चैट जीपीटी के अंदर ही कई सारे अलग अलग मॉडल्स है, हर मॉडल की खासियत अलग है। किसी पे कुछ सर्च करना है तो आप चैट जीपीटी 4 यूज कर रहे हो, आपको मान लो इमेज बनानी है तो उसी के अंदर कोई और मॉडल है जो इमेज अच्छी बनाता है, तो अलग अलग मॉडल्स है। तो फिर क्या होगा, मॉडल का सिलेक्शन होगा, कौन सा मॉडल इस काम को कर सकता है। फिर उस मॉडल की ट्रेनिंग होगी, जो अभी आपने 3 सिलेक्शन बनाए ना, 3 सेट बनाए, तो फिर उसकी ट्रेनिंग की जाएगी। स्टेप 5 है डेटा ट्रेनिंग। फिर मॉडल का इवेल्युएशन होगा, यानी वो जो टेस्ट बनाया है, वैलिडेशन आ गया ना यहाँ पे, वैलिडेट हो गया, आपने अपना जो टेस्ट सेट था उसको वैलिडेट करा लिया, उसका इवेल्युएशन करा लिया, भैया आप बहुत अच्छा काम कर, तो ये तो अभी अंदर ही अंदर हो रहा है उसके। फिर आप क्या करते हो, एआई को रियल वर्ल्ड में डिप्लॉय कर देते हो कि भाई लोग, तुम लोग यूज करो। तो मॉडल डिप्लॉयमेंट, यानी उस मॉडल को रियल वर्ल्ड में यूज के लिए निकाल दिया जाता है। ठीक है। और लास्ट में मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस, यानी अब जो भी लोग कुछ भी कर रहे हैं, वो पर्सनल चीज तो मॉनिटर नहीं होती, बट हाँ सारे मॉडल सही तरीके से काम कर रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग होती है, और आगे कहीं पे अगर मान लो कोई बग है तो उसकी मेंटेनेंस में उसको ठीक किया जाए। तो ये 8 स्टेप्स हैं। अब मशीन लर्निंग पे आ जाओ। 8 स्टेप्स इन जनरल, बस स्टेप्स स्टेप्स के नाम याद कर लेना। मशीन लर्निंग की बात करते हैं। देखो मशीन लर्निंग होती क्या है, मशीन लैंग्वेज आपको पता है कि वो लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर को समझ में आती है। तो मशीन लर्निंग से क्या होता है, कंप्यूटर्स डेटा की मदद से अपने आप को सिखाते हैं। तो मशीन लर्निंग की वजह से कंप्यूटर को डेटा से लर्न करना समझ में आता है कि हमको ये डेटा लिखा हुआ है, इससे हमको क्या चीज सीखना है, और अपनी परफॉर्मेंस बिना हमारे इंस्ट्रक्ट किए कि भाई अपनी परफॉर्मेंस सुधारो, वो अपने आप सीख सीख के अपनी परफॉर्मेंस सुधारते हैं, जो कि एक ह्यूमन बिहेवियर है। तो ये सब किसकी वजह से हुआ है, मशीन लर्निंग। मशीन्स खुद को लर्न करा रही हैं। कुछ की पॉइंट्स है, डेटा से ही वो पैटर्न सीखता है कि किस तरीके का मुझे डेटा देना चाहिए। नए डेटा की प्रिडिक्शन भी कर सकता है कि ठीक है आगे आने वाले टाइम में कहां तक, आप पूछो उससे गोल्ड का रेट कितना जा सकता है आगे आने वाले टाइम में, वो प्रिडिक्शन कर सकता है पुराने पैटर्न्स को देखते हुए। ठीक है। 3 तरीके के होते हैं, एक तो डेटा जैसे पता भी है, सुपरवाइज्ड यानी लेबल्ड डेटा है जिसपे टैग लगा हुआ है कि ये इस तरीके का डेटा है। अनसुपरवाइज्ड जो कोई देखता भी नहीं है, किसी का कोई ज्ञान में नहीं है, वो अनसुपरवाइज्ड। और तीसरा रेनफोर्समेंट, जिसमें जिसको ट्रायल के लिए दिया गया है, इसमें एरर हो सकता है। ठीक है, तो ये तो खैर नॉर्मल है। चल, जैसे मशीन लर्निंग था कि मशीन अपने आप को सिखा रही थी, राइट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बता रही हूँ, अच्छे से लर्न करना। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, प्राकृतिक भाषा का संसाधन करना, यानी जो नेचुरल लैंग्वेज है हम लोगों की, उसको प्रोसेस करना, उसको समझना। एनएसपी की वजह से, क्योंकि एनएसपी का फीचर है मशीन उसमें एआईज में, उसकी वजह से वो ह्यूमन लैंग्वेज, जो हमारी लैंग्वेज है ना, उसको समझ भी पाते हैं। आप उससे नॉर्मल वॉइस पे बात करोगे अगर अपने चैट जीपीटी से, एआई से, तो आप जिस लैंग्वेज में बात करोगे वो उस लैंग्वेज में आंसर देगा। क्यों, आपकी लैंग्वेज कैसे समझ रहा है, उसको तो मशीन लैंग्वेज समझ में आती है एनएसपी की वजह से, कि एनएलपी की वजह से, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब इसके कुछ की फंक्शंस हैं, जैसे कि क्या, ये सुनो। एक तो ये जो आप लैंग्वेज बोलते हो उसको भी समझेगा, जो लैंग्वेज लिखते हो उसको भी समझेगा। पहली, लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकता है ये, यानी भाषा को अनुवाद कर सकता है। अगर मैं कुछ हिंदी में बोल रही हूँ समझ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ, अपने आप ट्रांसलेट कर लेगा। सेंटिमेंट एनालिसिस, यानी जो भी मेरा भाव होगा, यानी कहने का तरीका होगा, वो उसको समझेगा कि मैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रही हूँ। अगला टेक्स्ट जनरेशन, जो भी वो बोलता है वो टेक्स्ट के रूप में लिख कर भी देता है, तो टेक्स्ट भी अपने आप जनरेट कर सकता है। अब कंप्यूटर का विजन क्या है, अब देखो कंप्यूटर का विजन का मतलब क्या हो गया, कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीन को ये कैपेबिलिटी देती है कि वो जो भी सोच रहा है ना उसकी इमेज बना सके। जैसे आपने देखा होगा आजकल इमेजेस बन जाती है एआई से, किसकी वजह से, विजन टेक्नोलॉजी की वजह से। क्योंकि वो क्या करता है, इमेजेस और वीडियो से इंफॉर्मेशन लेता है और उसपे अपनी तरीके की नई इमेज बना सकता है। ठीक है।
या दूसरा ये समझ लो कि आपने कोई फोटो दी उसको, वो फोटो में क्या लिखा है, किस चीज की फोटो है, उसको एनालाइज करके इंफॉर्मेशन उसमें से निकाल सकता है, उसको बोलते हैं विजन टेक्नोलॉजी, यानी कंप्यूटर विजन। की विजन मतलब देख के उसमें से इंफॉर्मेशन लेना। कोई वीडियो डाल दो, उसको ये बता देगा किस चीज की वीडियो है, सिंपल सी चीज है। अब की फंक्शंस क्या है इसके, जो कंप्यूटर विजन है, विजन टेक्नोलॉजी है उसके, इमेज रिकॉग्निशन, आप उसको इमेज दो, उसको पहचानेगा, सब कुछ पढ़ेगा उसमें क्या लिखा हुआ है, फिर आपको बताएगा उसका जिस्ट क्या है, शॉर्ट में उसका क्या मतलब है। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, मान लो उस पर कुछ लिखा ही नहीं हुआ, कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसकी पहचान करेगा। फेशियल रिकॉग्निशन, उसमें कोई चेहरा है तो उसकी पहचान, ठीक है। रियल वर्ल्ड की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है, मतलब रियल वर्ल्ड में एआई कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम फोकस से। हेल्थ केयर, डिसीज के इलाज में, या ड्रग डिस्कवरी में, फाइनेंस, अगर आपको कोई डिटेक्शन फ्रॉड हो रहा है आप वहां पता लगा सकते हो। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, मतलब ये वो नहीं है जो हम यूज कर रहे हैं, ये वो है जो हायर लेवल पे यूज हो रहा है एआई, ठीक है। सरकार यूज कर रही है देखने के लिए क्या है स्कैम है, क्या फ्रॉड हो रहा है। ई कॉमर्स, यानी अमेजन पे रिकमेंडेशन आती है प्रोडक्ट्स की, वो एआई से चल रही है आजकल। एग्रीकल्चर में कि क्रॉप का क्या डिसीज हुई है, उसका प्रिसीजन से के साथ जो डिटेक्शन है वो यही करता है। ट्रांसपोर्टेशन की जो कार अपने आप चलती है, टेस्ला वेस्ला, एआई, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग, किस तरीके से क्या चीज बनेगी, वो एआई हेल्प कर रहा है, और एजुकेशन तो है ही है। तो ये सारा कुछ है जो आपको एआई में, एआई जिसमें मदद कर रहा है। एआई के कौन कौन से टूल्स हैं, क्या क्या एप्लीकेशन है, फटाफट से करना शुरू करते हैं। सबसे पहला चैट जीपीटी, ठीक है। तो चैट जीपीटी का क्या है ये समझ लो। चैट जीपीटी ओपन एआई है, फ्री है, कोई भी यूज कर सकता है। डेवलपर कौन है इसका, ओपन एआई। क्या टाइप है, कन्वर्सेशनल एआई चैटबॉट, आप इससे बात कर सकते हो, बातचीत करने के लिए है। कब लॉन्च हुआ था, नवंबर 2022 में लॉन्च हुआ था। और अब कौन कौन से मॉडल इसके अंदर आ रहे हैं, GPT-4, GPT-4o, चैट GPT-4 और 4o अंडरलाइंग मॉडल है, सिंपल सी चीज। इसके अलावा इसके मेन फीचर्स क्या हैं, क्या क्या कर सकते हैं आप, इसको कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दो, अकाउंटेंसी की दे दो, मैथ्स की दे दो, सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। कंटेंट राइट कर, लिख कर दे सकता है आपको, कुछ भी आपको कंटेंट बनाना हो लिख कर दे सकता है, एडिट कर सकता है, लॉजिकल रीजनिंग है, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। ये नहीं कि फिजिकली सॉल्व करेगा, जो भी आप इसको प्रॉब्लम इसके सामने रखोगे सॉल्यूशन दे सकता है। इमेज जनरेशन भी है, इमेज भी नई नई बना सकता है, जैसे आपने कह दिया ग्लोबल वार्मिंग आपने डाला, सारा आ गया उसके बारे में। अब आप डालोगे कि ड्रॉ अ पिक्चर रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग, तो ये एआई अपने आप से नई पिक्चर का इस्तेमाल करेगा, ठीक है। इसके अंदर जनरल एआई का असिस्टेंस है, बिल्कुल जनरल लेवल पे है, ठीक है। इसके अलावा चैट जीपीटी एटलस रिलीज हुआ है 2025 में, ये इंपॉर्टेंट है। और ये अभी सिर्फ मैक ओएस यानी जो एप्पल का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है उनके पास अवेलेबल है, अभी विंडोज तक नहीं आया चैट जीपीटी एटलस। इसके अलावा इसके फीचर्स क्या क्या है चैट जीपीटी के, ये सुन लो। एक तो ये चैट जीपीटी जब खोलोगे उसमें असिस्टेंट आता है, जैसे आपका हर चीज का असिस्टेंट होता है, चैट जीपीटी में भी असिस्टेंट आएगा। इसके अलावा एजेंट मोड होता है, एजेंट मोड का मतलब आपको पिक्चर जनरेट करनी है तो उसमें मॉडल आ जाएंगे, अपने हिसाब से सिलेक्ट करो, पिक्चर बना के वो दे देंगे, क्योंकि कोई सा मॉडल किसी चीज में बेटर होता है, कोई सा मॉडल किसी चीज में बेटर होता है। कन्वर्सेशनल इंटरफेस है, जैसे बातचीत होती है, मैसेजेस इधर से उधर जाते हैं, तो उस तरीके का इंटरफेस है इसका पूरा। ब्राउजर मेमोरीज, यानी जो ब्राउजर पे जो भी आप सर्च करोगे उसका दिमाग में रखेगा वो आपने इससे पहले क्या क्या सर्च किया है। और राइटिंग असिस्टेंस भी होता है, अगर आपको लिखना है तो उसके लिए भी हेल्प मिल जाएगी। तो ये था पहला चैट जीपीटी। अब आ जाओ गूगल जेमिनाई, ये गूगल है, मतलब गूगल ने बनाया एआई। ये एआई चैटबॉट है, यानी आप चैट कर सकते हो और असिस्टेंट का काम भी करता है। पर इसका फायदा क्या है, क्योंकि आज की डेट में आप गूगल डॉक्स, जीमेल वगैरह यूज कर रहे हो, तो ये सब में इंटीग्रेटेड है, यानी सब में अपने आप घुस के आपकी मदद कर सकता है। गूगल डॉक्स, जीमेल, गूगल वर्कस्पेस, सब जगह पे ये इंटीग्रेटेड हो चुका है। ये वही प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ही देगा, देखो सीधी सी बात है। गूगल के जितना भी इकोसिस्टम है ना, यानी गूगल के जितने भी प्रोडक्ट्स है ना, सब में जेमिनाई फ्री में अच्छे से काम करेगा, कंपैटिबल है। कंटेंट क्रिएट करा सकते हो, रिसर्च करा सकते हो, सॉफ्टवेयर तक डेवलप करवा सकते हो इससे। पेड वर्जन में होता है, बस फ्री वर्जन में नहीं होता। क्रोम के अंदर भी गूगल के जेमिनाई, क्योंकि क्रोम में ज्यादातर गूगल वाला ही खुलता है, तो जेमिनाई के फीचर्स हैं उसमें, ताकि आप, अब आने लगा ना एआई मोड, अगर आप कुछ भी सर्च करोगे एआई मोड आने लगा, तो एआई वहां पे भी इंटीग्रेट हो चुका है। चलो
नेक्स्ट इज क्लाउड एआई, ये एंथ्रोपिक है। क्लाउड एआई जो होता है, आप देख सकते हो, ये इसका पिक्चर है। तो ये कौन डेवलपर है इसका? एंथ्रोपिक ही इसका डेवलपर है। जनरेटिव एआई चैटबॉट और एलएलएम फैमिली से ये बिलोंग करता है, एलएलएम फैमिली के अंदर ये आता है। इसके अलावा आई थिंक ये ना पेड है, मार्च 2023 में लॉन्च हुआ था। इसका मेन फिलॉसफी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल एआई है, जो देखो सिर्फ वो रेस्पॉन्स देगा जो हार्मलेस होंगे, पॉजिटिव होंगे, मोरल होंगे, एथिकल होंगे, मतलब अच्छे रेस्पॉन्सेज ये देता है। एक तो मल्टी मॉडल है ये, ठीक है, एंथ्रोपिक वाला। टेक्स्ट भी एक्सेप्ट करता है, ऑडियो भी एक्सेप्ट करता है, विजुअल पिक्चर भी एक्सेप्ट करेगा, वीडियो भी एक्सेप्ट करेगा। इसके अलावा लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस करता है, जिस भाषा में आप बात करते हो उसी भाषा में जवाब देगा। इसके अलावा डायग्राम, एनिमेशन, कोड सब कुछ जनरेट करके देगा, और साथ में सारे डॉक्यूमेंट का एनालिसिस भी करके देगा। नेक्स्ट पे आते हैं माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट। आप देख सकते हो, आपने देखा होगा, अगर आप विंडोज चलाते हो ना तो कोपायलट का वहां पे बना हुआ आता है नीचे। माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया 2023 में, ठीक है। जो बिंग आता था, बिंग के बाद आया है कोपायलट। ओके, अब बिंग नहीं आता। इसके अंदर मॉडल्स कौन कौन से हैं जो इंटीग्रेट हो सकते हैं? चैट जीपीटी 4o, डेल E3, माइक्रोसॉफ्ट प्रोमीथ्यूज, ये सब अंडरलाइंग मॉडल्स है, बट इतना इसमें करने की नीड नहीं है। कहाँ कहाँ इंटीग्रेट हो चुका है, कहाँ कहाँ ये ऑलरेडी शो होता है कोपायलट? विंडोज 11 में, एज, बिंग, और ये सब कहाँ पे मिलते हैं? वही मिलते हैं ना आपको विंडोज में। माइक्रोसॉफ्ट 365, टीम्स, गिटहब और आउटलुक, इन सब में माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट मिलेगा। मतलब इन शॉर्ट, जो भी माइक्रोसॉफ्ट की चीजें हैं उन सब में ये आपको मिलने वाला है, ठीक है। टास्क बार में ही नीचे, जो सबसे नीचे टास्क बार होता है, वहां पे बना हुआ आता है। वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, तीनों चीजें ये क्रिएट कर सकता है। बस आपको प्रॉम्प्ट्स देने हैं, कमांड देने हैं, और ये प्रॉपर बना के दिखाएगा आपको, ठीक है। इसी के अलावा आउटलुक, मतलब तुम देखो कितने उसमें हर जगह यूज हो रहा है, आउटलुक में यूज हो रहा है। ईमेल बना देगा आपके, आप उसको लिख दो मुझे ये चाहिए, वो बना के देगा। टीम्स में यूज कर सकते हो, एज में यूज कर सकते हो, आर्टिकल बना सकते हो। गिटहब कोपायलट, कोड के सजेशंस, गिटहब यूज होता है कोडिंग करने के लिए, तो कोड के सजेशन दे देगा कि तुम ये यूज कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ परप्लेक्सिटी एआई। सो बेसिकली ये है एआई पावर्ड सर्च इंजन है। ये जो सर्च इंजन होते हैं, गूगल भी सर्च इंजन है, तो परप्लेक्सिटी का भी सर्च इंजन है, एआई से चलता है ये। और ये इंफॉर्मेशन देगा लेकिन सोर्सेज के साथ, तो इसकी बहुत वेरीफाइड सोर्सेज होती हैं, वेरीफाइड डेटा देते हैं। जैसे अगर बाकियों की बात करूं, तो अगर आप फ्री वर्जन ले रहे हो तो वो गलत भी इंफॉर्मेशन दे सकता है। परप्लेक्सिटी के साथ ऐसा है कि अगर ये बिल्कुल फ्री है, तो ये जो इंफॉर्मेशन देगा रिलायबल देता है ये, बिल्कुल। क्यों रिलायबल देता है? क्योंकि आप ये समझो कि ये सोर्सेज तक बताता है कि ये इसने कहाँ से उठाया। अगर आप कुछ इंफॉर्मेशन उठा रहे हो तो ये सोर्सेज बता देगा कि ये इसने मान लिया पीआईबी से उठाया है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से उठाया, तो इस तरीके से बता देगा। ऑफिशियल वेबसाइट से डेटा उठाता है, रियल टाइम में सर्च करता है, रिसर्च के लिए यूज कर सकते हो, इंफॉर्मेशन की डिस्कवरी के लिए इसको आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ ग्रोक, यानी जो एक्स का है, ट्विटर का, जो पहले ट्विटर होता था एक्स, उसका ग्रोक है। ये तो आपको पता भी है, इलोन मस्क ने इसको बनाया है, एक्स एआई, एआई का चैटबॉट है। और ये रियल टाइम एक्सेस है, कन्वर्सेशनल रेस्पॉन्सेज, इसी की वायरल गई थी जब, आपको याद है ना कि गाली वाली भी दे दी थी इसने। सोशल मीडिया में ये प्रॉपर यूज कर सकते हो इसको, पूरा साथ देगा कि आप मतलब वायरल वगैरह हो ही जाओगे फाइनली। नेक्स्ट इज डाल एआई फ्री, ओपन एआई फ्री है ये, डाल T3, टेक्स्ट टू इमेज एआई जनरेटर। टेक्स्ट बोलो, टेक्स्ट लिखो, इमेज बना के देगा। चैट जीपीटी में भी इंटीग्रेट हो चुका है, और माइक्रोसॉफ्ट को पायलट में भी ये इंटीग्रेट हो चुका है, डेल E3, ठीक है। इमेजेस बनाने का मेन बहुत अच्छा ये एक मॉडल है, तो इमेजेस बनाने के लिए डेल E3 हम यूज करते हैं नॉर्मली। हाई क्वालिटी की इमेज देगा, और कॉम्प्लेक्स बहुत, कितना कैसा भी प्रॉम्प्ट दे दो इसको, खतरनाक से खतरनाक है, उससे भी इमेज जनरेट कर लेगा, सिंपल। मिड जर्नी, ये सारे ना इमेज वाले हैं यहाँ से, अगर आप देख रहे हो एआई इमेज जनरेशन टूल, सब फोटो बनाने के लिए है, तो डेल E3 हो चुका। अगला है मिड जर्नी, मिड जर्नी भी एआई इमेज जनरेटर है, आर्टिस्टिक या क्रिएटिव रिजल्ट्स के लिए बहुत बढ़िया है ये। अगर कुछ नया करना है, क्रिएटिव करना है, तो मिड नाइट जर्नी बहुत अच्छा है। इसके अलावा हाई क्वालिटी की इमेज बनाएगा, सब में सेम है ये, ठीक है।
प्रोफेशनल इमेजेस बनाएगा। आप कोई भी इसको प्रॉम्प्ट दो, उस पर इमेज बना सकता है। डिजिटल आर्ट में आजकल तो डिजिटली चल रहा है सब कुछ, सब जगह आप इसको यूज कर सकते हो। डिस्कॉर्ड बेस्ड इंटरफेरेंस है इसका, ठीक है। नैनो बनाना, गाइस ये बहुत फेमस हुआ था नैनो बनाना। जब आपको अगर याद हो, इमेज बनाने का एक मॉडल था नैनो बनाना, जिसमें लोगों ने अपने मॉडल बनाए थे, छोटे छोटे मॉडल बनाए थे, ठीक है। वो नैनो बनाना की टेक्नोलॉजी से ही बनाए थे। गूगल ने बनाया था। ये इमेज जनरेशन का टूल है, फटाफट से इमेज बना देता है और अलग अलग पर्पस के लिए भी ये बना देगा। स्टेबल डिफ्यूजन, ये भी ओपन सोर्स है, इमेज जनरेटर है, पूरा इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो आपके हिसाब से। अगर एक बार आपने इसको बता दिया कि ये मेरी प्रोफाइल और अब आगे से जो इमेज आप दे रहे हो इस हिसाब से दो, तो आपके हिसाब से ही ये इमेज देगा, ठीक है। गूगल वीओ, अब ये वीडियो से जनरेशन, वीडियो जिसमें बनती है वो वाले टूल्स आ गए एआई के। तो गूगल वीओ है, ये एआई वीडियो जनरेटर है, इससे आप वीडियो बना सकते हो। इसमें टेक्स्ट दोगे और वो वीडियो जनरेट कर देगा, हाई क्वालिटी की करेगा, आप कंटेंट भी इससे बना सकते हो। इसके अलावा ओपस क्लिप है। ओपस क्लिप क्या है, वीडियो एडिट करने का है। और अगर आपको कुछ और किसी और पर्पज से, एक वीडियो किसी पर्पज से शूट की थी, अब आपको उसका पर्पज चेंज करना है तो ये वो कर सकता है। लंबे लंबी वीडियोस में से शॉर्ट्स तक निकाल सकता है। अब आप ये समझो, एआई पावर्ड एडिटिंग है और सोशल मीडिया का कंटेंट या यूट्यूब का शॉर्ट्स निकालना है तो सबसे बेस्ट ओपस क्लिप। नेक्स्ट इज ग्रामरली। अब ये एआई राइटिंग टूल्स है, जो एआई मतलब ग्रामेटिकल टूल्स, जिससे आप अपना रिसर्च पेपर बना सकते हो। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो अपना वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले ग्रामरली, ये राइटिंग असिस्टेंट है। जब आप लिखोगे तो आपको ग्रामेटिकल एरर्स बता देगा, लिखते लिखते आपको बता देगा, इसकी बजाय ये सजेशन आपको दे देगा। तो प्लेजियरिज्म डिटेक्शन कर लेगा कि कहीं से कॉपी पेस्ट तो नहीं किया। तो ये हो गया आपका ग्रामरली। अगला क्विल बोर्ड। इनफैक्ट क्विल बोर्ड पे तो अगर आप कुछ आपको किसी ने डेटा दिया, वो आप क्विल बोर्ड पे टाइप करोगे तो वो आपको ये भी बता देगा कहीं से कॉपी पेस्टेड है या नहीं, यानी किसी और एआई से बनवाया है या नहीं। सिंपल सी बात कहूँ तो राइटिंग एनहेंसमेंट रूल है इसके अंदर, ग्रामर चेक हो जाता है। एकेडमिक राइटिंग और कंटेंट क्रिएशन के लिए बहुत अच्छा है क्विल बोर्ड। नेक्स्ट इज गूगल ट्रांसलेट। अब ये ट्रांसलेशन टूल्स है। ट्रांसलेशन टूल्स हम बोले तो कि आप कैसे कैसे ट्रांसलेट कर सकते हो अलग अलग लैंग्वेजेस को अलग अलग लैंग्वेज में। जैसे आपको इंग्लिश से हिंदी टाइप करना है तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो और से भी प्लस लैंग्वेज है इसके अंदर। टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज कर सकती है, स्पीच को रिकॉग्नाइज कर सकती है। अगर आपने इंग्लिश में बोला और आपको ये चाहिए कि ठीक है आप इसको डेनिश लैंग्वेज में बोलो, तो वो डेनिश लैंग्वेज में बोल देगा हाथों हाथ। और इमेज को भी ट्रांसलेट कर सकता है। ऑफलाइन ट्रांसलेशन भी हो जाती है, तो जरूरी नहीं है कि इंटरनेट नहीं हो तो ट्रांसलेशन नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है एल्सा स्पीक। इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन ऐप है, एआई से चलता है। तो ये हो गया, इसके अंदर स्पीच रिकॉग्नाइज होती है और एकदम से प्रोनाउंसिएशन का फीडबैक आता है। तो मेनली लर्निंग के लिए और एक्सेंट को इंप्रूव करने के लिए एल्सा स्पीक करके ऐप। अब डिजाइनिंग के या ग्राफिक के कौन कौन से टूल्स हैं, तो इनको ना कैटेगरी में ही पढ़ना। वीडियो के कौन से हैं, वॉइस के कौन से हैं, इमेज के कौन से हैं, इस तरीके से ही पढ़ना। अगला है देखो एआई डिजाइनिंग या ग्राफिक टूल्स। जैसे आपने सुना कैनवा चल रहा है आजकल बहुत ज्यादा, तो कैनवा मैजिक स्टूडियो, इसमें क्या होता है कि टेम्पलेट्स होते हैं डिजाइन वाले, आपको कुछ नहीं करना, उसके अंदर अपना जो भी पोस्ट है वो लिखनी है। तो बहुत सुंदर सुंदर पैम्पलेट्स मिल जाते हैं जहाँ पे आप अपनी इमेज बना सकते हो, पीपीटी बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज लूका। लूका क्या है, इसका ये है एआई लोगो एंड ब्रांडिंग टूल। मतलब मेन वही है, ग्राफिक्स के लिए है ये। यानी कि अगर आपको कुछ भी चीज, जैसे आपने देखा होगा नॉर्मल ग्राफ बनते हैं, ठीक है, ग्राफ बना, लाइन बना दी, लेकिन उसी को आपने बहुत मॉडर्नाइज करना हो तो आप कैनवा का इस्तेमाल करते हो। इसी तरीके से लूका का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लोगो बनाना है, आप लूका का इस्तेमाल कर लो। आपको ब्रांड की एक किट बनानी है, यानी ब्रांड है आपका कोई, तो आप लूका का इस्तेमाल कर सकते हो। तो स्टार्टअप डिजाइन के लिए या बिजनेस को ब्रांड बनाना है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें अलग अलग चीजें होती हैं। अब आ जाओ एआई वॉइस असिस्टेंट। वॉइस असिस्टेंट्स कौन कौन से, जैसे एलेक्सा। अमेजन का एलेक्सा है, किसने बनाया, अमेजन ने बनाया। वॉइस से ही कंट्रोल होता है, आप बोलोगे हेलो एलेक्सा तो एलेक्सा काम करेगी, ठीक है। बहुत सारे होम अप्लायंसेस आते हैं जो, जैसे स्पीकर आता है एलेक्सा का स्पीकर। आप बोलो एलेक्सा उसको वाईफाई चाहिए, इंटरनेट चाहिए, वो अपना सारा आपको, आप बोलोगे म्यूजिक बजाओ वो म्यूजिक बजाएगा, मतलब ये सारे काम करेगा।
सिंपल वॉइस कमांड्स होते हैं, शॉपिंग आप कर सकते हो। नेक्स्ट इज सीरी, एप्पल का है वर्चुअल असिस्टेंट है सीरी। डिवाइस कंट्रोल कर सकता है, हैंड्स फ्री ऑपरेशन। अगर मैं अपने फोन को खोल के बोलूंगी हेलो सीरी, या आप बोलोगे एप्पल का फोन अगर हेलो सीरी या सीरी आप बोलोगे, तो वो आपका सारा काम करके देगा। आप उसको बोलोगे किसी को कॉल मिला हो, वो कॉल भी करेगी। अगर किसी का कॉल आ रहा है, आप बोलोगे पिकअप द फोन, वो फोन भी उठाएगी। इंडिया एआई मिशन, अब देखो गवर्नमेंट ने एआई से रिलेटेड बहुत सारी स्कीम्स निकाली हैं, फटाफट से पढ़ते हैं। इसको बोलते हैं इंडिया एआई मिशन, यानी इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्कीम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एआई कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर, अब ये क्या है पहले तो ये सुनो। इस मिशन के अकॉर्डिंग 38,000 जीपीयू, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ऐसी ऐसी यूनिट जो प्रोसेस कर सकती है एआई, वो डिप्लॉय की जाएंगी पब्लिक के यूज के लिए, जहाँ पे लोग रिसर्च कर सकते हैं, स्टार्टअप कर सकते हैं, और बहुत सब्सिडाइज रेट पे 65 रुपए में 1 घंटा यूज करो आप, समझ रहे हो। तो आप इतने हाई लेवल के कंप्यूटर यूज कर रहे हो सिर्फ 65 रुपए प्रति घंटा पे। इसके अलावा हाई एंड कंप्यूटिंग जो बहुत मिलती ही नहीं है, फॉरेन में मिलती है, वो कंप्यूटर्स पे आप काम कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो बहुत ही मिनिमल रेट पे। इसको कौन मैनेज कर रहा है? मीटी, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगला इंडिया एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट, पहला था इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें 38,000 जीपीयू हमने लॉन्च किए थे। अगला है इंडिया एआई डेवलपमेंट, इसमें 30 से भी ज्यादा एआई एप्लीकेशंस गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दी कि हाँ ठीक है तुम ये यूज कर सकते हो। हेल्थ केयर से रिलेटेड थी, कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी, कुछ क्लाइमेट से, गवर्नेंस से, साइबर सिक्योरिटी से। तो ये चीज बहुत जरूरी है। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं, ये साइबर गार्ड एआई हैकेथन हुआ था साइबर सिक्योरिटी के लिए, वहां पे इसको अप्रूव किया गया है। नेक्स्ट इज अल्कोश। अल्कोश क्या है? ये एआई कोश है, सॉरी, एआई कोश डेटा सेट का प्लेटफॉर्म है, सारा डेटा इसके पास रहेगा। 3,000 से प्लस, 3,000 से भी ज्यादा डेटा सेट है, यानी डेटा है इसके पास 3,000 से भी ज्यादा सेट्स के। तो 243 तो मॉडल्स हैं इसके अंदर, मतलब देख रहे हो। तो ये सारा कुछ गवर्नमेंट ने पूरा प्लान किया है। अच्छा, एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंडस्ट्रीज पे क्या क्या फर्क पड़ रहा है? जैसे हेल्थ केयर की बात करूं, तो इसमें डिसीज का प्रिडिक्शन वो पहले ही कर रहा है। रोबोटिक्स सर्जरी हो जाती है, रोबोट से सर्जरी कर देते हैं। बेनिफिट ये है कि बीमारी का भी जल्दी पता लग जाता है, और जो सर्जरी के टाइम पे रिस्क होती है वो भी बहुत कम होती है। अब जैसे कैंसर का डिटेक्शन हो जाता है एक्सरे से, एआई के सर्जिकल रोबोट्स आते हैं जो सर्जरी कर देते हैं। इस तरीके से फाइनेंस और बैंकिंग में फ्रॉड तो नहीं हो रहा, वो चीज देखना। रोबो एडवाइजर्स होते हैं जो एडवाइस करेंगे, आपको पैसा इन्वेस्ट करना है वो बताएंगे कैसे कैसे करना चाहिए, बेनिफिट कहाँ मिलेगा। तो इसमें क्या होगा, ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट हो जाती है, रियल टाइम आपको प्रॉपर हर चीज पता लग जाएगी। अब जैसे पेपाल है, उसने एक डिटेक्शन, फ्रॉड डिटेक्शन डिटेक्ट किया था, वो गलती से हो जाता तो स्कैम ही बनता ना, आगे न्यूज ही आती, लेकिन उसने पहले डिटेक्ट कर लिया। क्रेडिट स्कोर आपको पता लग जाता है। मैन्युफैक्चरिंग में भी क्वालिटी कंट्रोल चेक कर सकते हो, मेंटेनेंस कैसा है वो चेक कर सकते हो। रिटेल और ई कॉमर्स में आपके हिसाब से रिकमेंडेशंस दिखाना शुरू कर देता है वो अब, इस वजह से ही। ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की, आपकी इन्वेंट्री में क्या क्या सामान है। एग्रीकल्चर में भी यही होता है कि फार्मिंग अगर कर रहे हो अच्छे से फार्मिंग कर सकते हो, क्रॉप में क्या दिक्कत है वो आपको पता लग जाएगी। एनर्जी में भी प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, कि हाँ अगर आप ये लगाते हो तो इसको मेंटेन कैसे करना है वो पता लग जाएगा। एजुकेशन की बात करूं तो पर्सनलाइज्ड एजुकेशन, यानी आपकी नीड के हिसाब से आपको एजुकेशन दी जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन में अगर बात करूं तो अपने आप से चलने वाले व्हीकल्स हैं, टेस्ला में देख लो, तो एआई ही तो है। चलो फटाफट से एक बहुत ही अमेजिंग सा फैक्ट करते हैं। ट्यूरिंग टेस्ट बता चुकी हूँ। ट्यूरिंग टेस्ट तो आप किस लिए इस्तेमाल करते हो? एलन ट्यूरिंग ने इसको निकाला था, इन्वेंट किया था, और उन्होंने ये इसलिए इन्वेंट किया था कि अगर आपको ये चेक करना हो कि कोई मशीन एआई का बिहेवियर शो करती है या नहीं। इसके अलावा नैरो एआई होता है एक, वो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए ही बना होता है, सिर्फ ये एक ही टास्क करे। रेनफोर्समेंट लर्निंग कौन सी होती है? कि जब एआई को बोला जाता है कि तू अपने आप से सीख, एरर भी करेगा और सीखता रहे एरर से, वो होती है रेनफोर्समेंट लर्निंग। भाई एक तो हो रही थी वैलिडेटेड, ठीक है, सुपरवाइज। सुपरवाइज का मतलब आपने बता दिया कि देखो ये सब पढ़ो, सब कुछ सच है। फिर एक होती है अनसुपरवाइज, ये सारी की सारी चीजें सच नहीं है,
कि हमें नहीं पता कैसी है, अपने आप देख लो। तीसरी रीइंफोर्स्ड, कि तुम ट्राई करो लोगों के साथ, लोग ही बता देंगे सच है नहीं। तो रीइंफोर्स्ड लर्निंग क्या होती है, जिसके अंदर रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट मिलते हैं, उसके हिसाब से सिखाया जाता है। एक्सपर्ट सिस्टम साइमुलेट्स ह्यूमन एक्सपर्टीज, जो एक्सपर्ट सिस्टम होता है एआई के अंदर, उसी की वजह से ह्यूमन बिहेवियर कोई भी मशीन सीख पाती है। Hello everyone, how are you guys? I really hope you all are doing well. So today we are going to cover the last chapter of Computer 3.0, which is abbreviations. But don't worry, it is not just abbreviations. इसमें सिर्फ abbreviations नहीं करने वाले हो कि मैं आपको बस short form और full form बताने वाली हूँ. So let us dig into this video and see what I am here for you guys. सबसे पहले है MICR, इसकी फुल फॉर्म ऑलरेडी आ चुकी है इनपुट डिवाइसेस में। द फुल फॉर्म इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो 9 डिजिट का कोड प्रिंट होता है चेक्स वगैरह पे, बॉट चेक के सबसे नीचे जो लिखा होता है उसको, उसमें क्योंकि इंक मैग्नेटिक होती है तो मशीन उसको आइडेंटिफाई करती है और प्रोसेस करती है आगे। अगला है IANA। देखो एब्रीविएशन हर चैप्टर के एंड में तुमको पता है, ये वो एब्रीविएशंस हैं जिनके बारे में एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाट इज दिस। ओके, तो जो किसी चैप्टर में कवर नहीं हुआ इसमें आया। IANA इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी। अगर आप ये चैप्टर कर रहे हो दैट मीन्स आई एम अज्यूमिंग कि आप ऑलरेडी चैप्टर्स कर चुके हो सारे। तो जस्ट टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन ये IANA कहाँ आया। गाइज अभी पता लगेगा आप लोग कितने फोकस के साथ ये सारे चैप्टर्स और वीडियोस देख रहे हो। तो चलो मैं बताती हूँ। इंटरनेट और ईमेल में आया था डोमेन नेम्स में कि IANA इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी जो है ये आई थी। ये रेस्पॉन्सिबल थी स्टार्टिंग में ग्लोबल इंटरनेट यूनिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम से। आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस होते हैं, तो सबसे पहले जब आईपी एड्रेस नहीं था, प्रोटोकॉल तो बाद में आया ना TCP IP वाला, तो ये नंबर, ये अथॉरिटी बनी, एक कमेटी बनी और ये नंबर्स देती थी। ठीक है, मैन्युअली काम होता था। नेक्स्ट ISDN इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये टेलीफोन सर्विस का डिजिटल नेटवर्क है जो वॉइस, डेटा और सारा कंट्रोल जो है वो एक टेलीफोन लाइन के जरिए सारा कुछ, मतलब इंटरनेट सर्विसेज भी, इसके अलावा अगर आपको कम्युनिकेशन करना है, ऑडियो भेजनी है, वो भी ये सब कुछ प्रोवाइड कर सकता है ISDN। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कंपनीज हमको इंटरनेट देती है जिसके हमारे सिम आते हैं, लाइक रिलायंस, एयरटेल, जियो, ये सारी चीज। ठीक है, इसके अंदर एग्जांपल्स रिलायंस, BSNL, इसके अलावा एयरटेल। SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, व्हाट इज दिस। ये प्रोसेस है जिससे जो वेबसाइट ट्रैफिक होता है, यानी एक वेबसाइट पे बहुत सारे लोग सर्च कर रहे हैं, एक प्रॉपर वेब पेज पे बहुत सारे लोग सर्च कर रहे हैं, तो उस ट्रैफिक को आप थोड़ा कंट्रोल कर सको, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को इम्प्रूव कर सको। तो ये क्या करता है, जो अनपेड ट्रैफिक है, यानी जो आप ये कह सकते हो, ये उस ट्रैफिक को टारगेट करता है जो अनपेड ट्रैफिक है, जो पेमेंट करके नहीं आया, रादर देन डायरेक्ट ट्रैफिक और पेड ट्रैफिक। जो डायरेक्टली देखो दो तीन लोग सर्च करते हैं जैसे किसी चीज को, तो एक तो ये है कि वो डायरेक्टली डाल रहा है, उसको पता है मुझे इस वेबसाइट पे जाना है। एक वो है जो पेड यूजर है, ठीक है, इन केस अगर वहां पे वो फैसिलिटी अवेलेबल है। और एक वो है जिसने बस ऐसे कोई कीवर्ड डाला, फिर उसको कहीं से वो मिला, फिर वो वहां से वहां जा रहा है। तो वो उनको टारगेट करता है ताकि उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को इम्प्रूव कर सके। RD रैम क्या होती है, देखो रैम है तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, पर SDRAM और DRAM पढ़ी है आपने कि RD रैम कौन सी है, तो इट इज रैम्बस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक सब सिस्टम है जिससे आप डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो बहुत ज्यादा तेज स्पीड पर। ये डेवलप कर रखी है आपने हाई बैंडविड्थ एप्लीकेशंस के लिए, यानी कि जो बहुत ज्यादा डेटा ट्रांसफर करती हैं कुछ ही सेकेंड्स में, उनके लिए आपने डेवलप कर रखी है, जैसे कि SG रैम। CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको याद हो CDMA, GSM, ये लोग सिम्स वगैरह आते थे, तो सिम आते थे ये। अब आप सुनो, वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो कि सिग्नल्स को, जो ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है, नॉइस रिडक्शन चाहिए, वहां पे ये वाली टेक्नोलॉजी यूज होती है। जो द प्रिंसिपल ऑफ स्प्रेड स्पेक्ट्रम इज यूज टू वर्क विद CDMA। जो स्प्रेड स्पेक्ट्रम वाला जो फिनोमिना है वो CDMA के साथ काम करता है। OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इट इज जस्ट the full form which you have to learn.
IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये एक कंपनी थी, मल्टीनेशनल कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन था जिसका हेडक्वार्टर था आर्मंथ न्यूयॉर्क में। इसके अलावा इसके चेयरमैन और सीईओ, हम आईबीएम आईबीएम करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि इसके जो चेयरमैन और सीईओ इंडियन ओरिजिन के थे, अरविंद कृष्णा। कंपनी कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डेवलप करती है। अब तो इंफ्रास्ट्रक्चर, कंसल्टेंसी, होस्टिंग, हर चीज वो प्रोवाइड करती है आईबीएम। डीडीएल क्या है? तो इट इज डेटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज और डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। फुल फॉर्म इसकी दो है, इधर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डेटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। सो बेसिकली ये एक, आप कह सकते हो, ग्रामेटिकल रूल्स हैं। आपको टेबल बनानी है, कुछ इंडाइसेस डालने हैं, कुछ भी चीज डालनी है, तो उसको चेंज करने के लिए या टेबल को बनाने के लिए आप क्या यूज, ये जो रूल्स यूज करोगे, दोज आर डीडी, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा को डिफाइन करती हो जो, वो लैंग्वेज, ठीक है। FDDI फुल फॉर्म लर्न करनी है, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। CLI कमांड लाइन इंटरफेस, ओके। कमांड लाइन इंटरफेस या फिर कमांड लैंग्वेज इंटरप्रेटर, दोनों ही सही हैं। इसी को लाइन यूजर इंटरफेस भी बोलते हैं। बेसिकली करना क्या है कि आप सिस्टम पे टेक्स्ट टाइप करते हो, जो आप नॉर्मली, हम सारे सिस्टम इस तरीके से यूज करते हैं कि वी टाइप एंड कंप्यूटर अंडरस्टैंड, सो दैट इज बिकॉज ऑफ CLI, कमांड लाइन इंटरफेस और कमांड लैंग्वेज इंटरप्रेटर। URL ये आ चुका है, ये कई बार आ चुका है ऑलरेडी। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इंटरनेट पे एक वेबसाइट का यूनिक एड्रेस होता है। टिम बर्नर्स ली ने इसको इन्वेंट किया था 1994 में। 3 पार्ट्स होते हैं, प्रोटोकॉल डेजिग्नेशन HTTP, फिर होस्ट नेम का एड्रेस जो इसको होस्ट कर रहा है, जिस जहां से ये शुरू हुआ है, और लास्ट है फाइल या रिसोर्स की लोकेशन। जैसे .com, ये डोमेन हो गया, ये है प्रोटोकॉल, ये सब डोमेन है, और ये डोमेन है, ठीक है। OLE ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, अब ये क्या है? एक टेक्नोलॉजी है जो प्रोप्राइटरी है, जो खरीदनी पड़ती है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेवलप किया है। इसमें ऑब्जेक्ट को लिंक कर सकते हो, एम्बेड, एडिटिंग के काम आता है बेसिकली, ऐसा सॉफ्टवेयर, ठीक है। FQDN फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, तो बेसिकली एक वेबसाइट का पूरा एड्रेस होता है, उसमें उसका सर्वर का नाम, कोई भी चीज उसके बारे में हो, सब कुछ उसके अंदर आ जाएगा। तो FQDN 2 पार्ट्स में होते हैं। एक तो होस्ट नेम, देखो अब बहुत मेन चीज है, HTTPS www, ये तो प्रोटोकॉल हो गया, ये उसकी सब डोमेन हो गई, ये हो गया उसका एग्जाम्पल डोमेन, होस्ट नेम, और लास्ट में आ गया डोमेन नेम, ओके। DHCP डायनामिक होस्ट कंट्रोल कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, अब ये है क्या? सिर्फ फुल फॉर्म लर्न करनी है गाइस इनकी, जिनकी मैं बता रही हूँ कि डिटेल्स पढ़ लेना, उनकी पढ़ लेना। इसकी फुल फॉर्म डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अब ये नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल को एड्रेस देता है, ठीक है। यानी ये क्या करेगा, ये IP एड्रेस असाइन करेगा बेसिकली दूसरे कंप्यूटर्स को। इसके अलावा जितने भी गेटवेज हैं या नेटवर्क डिवाइसेस है, सबको मार्क कर देगा कि ये डिवाइसेस मेरे नेटवर्क में यूज हो रही हैं। बेसिकली ये उन नेटवर्क डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर, यानी उन सबको के साथ काम करने के लिए यूज किया जाता है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है उस समय। डोस क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम था, काफी पुराना है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिंगल यूजर सिस्टम है, ये एक ही यूजर इसको एक टाइम पे यूज कर सकता है। माइक्रो कंप्यूटर में यूज होता था, और टिम एटरसन ने इसको क्रिएट किया था। और आपको मैं बता दूं, डोस जो है ना, MS डोस की जो लैंग्वेज भी होती थी, कमांड्स लिखने पड़ते थे। और जहां तक मुझे याद है, क्योंकि आई थिंक मैंने थोड़ा सा शायद इसके MS डोस ये जो मैंने सीख रखी थी, मतलब स्टार्ट भी ऐसे करते थे, अगर कोई कमांड स्टार्ट करना है तो इस तरीके से, कोई कमांड एंड करना है तो ऐसे स्लैश लगता था। तो ये नॉलेज होनी चाहिए, ये वाले सिंबल्स इसके अंदर यूज होते हैं। VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट मॉनिटर के लिए यूज होती है, तो ऐसी मशीन जिसमें स्क्रीन होती है जो आपको इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए काम आती है। मेनली 2 टेक्नोलॉजीज है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड LED, ये मॉनिटर वाले पोर्शन में आ चुका है। DNS डोमेन नेम सिस्टम, ये भी आपको पता है, हमारी ऐसी जो डोमेन नेम्स है जो हम जिसको पढ़ सकते हैं, उसे मशीन
कि मशीन इंग्लिश वैसे नहीं समझेगी, मशीन के जो हमारे लिए पढ़ने वाले डोमेन नेम है, मशीन के लिए वो कोड्स है, तो उन कोड्स में उसको कौन कन्वर्ट करता है, डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, ताकि उन डोमेन नेम को वो भी पढ़ सके। भीम क्या है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने लॉन्च की थी डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए। बहुत फास्टेस्ट ऐप है ये, अब तक अगर आप जीपे वगैरह सब यूज करते हो, इट इज सेड टू बी द फास्टेस्ट ट्रांजेक्शन ऐप। वीआर, वर्चुअल रियलिटी, आपने देखा होगा वीआर गेम्स आते हैं, चश्मा लगाओ ऐसा लगेगा कि बिल्कुल आप गेम के बीचम बीच हो, तो ये वही है। 3D कंप्यूटर जनरेटेड सिचुएशन है जिसकी वजह से रियल वर्ल्ड, हमको लगता है हम रियल वर्ल्ड के बीच में है। पीडीएफ क्या है, पीडीएफ की फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। चार्ल्स जेस्के, चार्ल्स गिस्के थे जिन्होंने पीडीएफ डेवलप की थी, वो एडोबी के भी को फाउंडर थे। ठीक है, चार्ल्स गेस्के, ये लर्न कर लेना गाइस, ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये पूछा जाता है। चार्ल्स गेस्के। एफटीटीपी, फाइबर टू द प्रीमाइसेस, ये मैं करा चुकी हूँ। ये ऐसा इक्विपमेंट है जहां पे फाइबर्स, हम मतलब अगर मुझे इंटरनेट चाहिए ना तो फाइबर मेरे पास तक लगाया जाएगा। ठीक है, और इक्विपमेंट इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि रेजिडेंशियल, मतलब जो लोग घर में रहते हैं वहां पे इक्विपमेंट लगाया जाता है, तो दैट इज एफटीटीपी, फाइबर टू द प्रीमाइस। आईडीएन, इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम्स, ये ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको, मतलब जिनमें ट्रेडिशनल कैरेक्टर्स तो जरूरी नहीं है, उनमें कोई फॉरेन कैरेक्टर भी हो सकते हैं, नाम के बीच में कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर भी डल सकता है, बहुत स्पेशलाइज होते हैं, पेमेंट करनी पड़ती है। W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये बेसिकली आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा कि लास्ट में जो आया उसको पहले और फर्स्ट आउट। मेथड फॉर हैंडलिंग डेटा स्ट्रक्चर, ये डेटा को संभालने का एक मेथड है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट्स जो है उनको पहले प्रोसेस किया जाता है लास्ट में, और जो लास्ट में एलिमेंट आया है उसको, मतलब जैसे आप ही समझ लो कि 10 बजे से कोई डेटा आना शुरू हुआ, 1 बजे तक आया, तो सबसे पहले हम काम करेंगे जो 1 बजे आया है उसके पास, उसके ऊपर। ठीक है, तो वेब पेजेस कौन शेप करता है, HTML, और अट्रैक्शन किसकी मदद से करते हैं, CSS की मदद से हम उसको जो यूजर्स है वो उसको अट्रैक्ट करते हैं। अब CSS क्या है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS के बिना हम HTML को यूज तो कर सकते हैं, पर CSS यूज नहीं हो सकता बिना HTML के। अगर आपको HTML यूज करना है कर लो, उसको अगर आपको व्यूअरशिप दिखानी है तो CSS का इस्तेमाल करना। तो HTML को यूज, भाई किसी को नहीं अट्रैक्ट करनी तो वो CSS का इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको HTML का तो यूज नहीं करना, आपको सिर्फ CSS का इस्तेमाल करना है, यू कांट डू दैट। यू कैन यूज HTML विदाउट CSS बट यू कांट यूज CSS विदाउट HTML। PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जस्ट लाइक सीरी इन एप्पल एंड आपका गूगल पे होता है हे गूगल। ठीक है, इसके बाद ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बस फुल फॉर्म आपको देखनी है इसकी। SMS, शॉर्ट मैसेज सर्विस। मेटी मैकोनन, ठीक है, इनको बोला जाता है SMS के पास। ओके, शॉर्ट मैसेज सर्विस। SAP, सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये मैनेजमेंट पूरे, मतलब बहुत सारे रिसोर्स प्लानिंग के आपको ऑप्शंस देता है, जैसे कि आपको क्या फाइनेंशियल प्रोडक्शन क्या है, सप्लाई चेन्स क्या है, कहाँ कहाँ आपको प्रोडक्ट डिलीवर करना है, कितना रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, ये सब कुछ वो देता है। GSM, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो नेटवर्क पे बेस्ड है, जहाँ पे क्या होता है, वॉइस ओवर मोबाइल, यानी इंटरनेट, जैसे आपने VOLTE पढ़ा था राइट, इस तरीके से GSM सिम्स आते थे अगर आपको पता हो। तो इसके अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बेस है जिसके अंदर क्या होगा, मोबाइल के थ्रू वॉइस अगर आपको भेजनी है या डेटा कम्युनिकेट करना है, डेटा भेजना है, तो आप GSM सिम्स का इस्तेमाल करते थे, इंटरनेट जिसमें चल सकता था। NIU, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, ये एक कॉमन इंटरफेस है जो अगर आपका लैन नेटवर्क है, कई सारी डिवाइसेस यूज कर रखी है, तो उन सब के लिए एक ही कार्ड यूज करना पड़ेगा, एक ही इंटरफेस यूज करना पड़ेगा, विच इज NIU, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। इसी को ईथरनेट बोल रहे थे, इसी को NIC बोल रहे थे, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और इसी को बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस यूनिट।
ISCII ये पहले भी आ चुका है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये बेसिकली डेटा कैसे ट्रांसफर होगा उसको इंडियन स्टैंडर्ड्स क्या है वो उसको मेंशन करता है। तो ये कोडिंग स्कीम है इंडिया की जो ये बताएगा कि अलग अलग राइटिंग सिस्टम्स क्या है जो कंप्यूटर में भी चल जाएंगे। इनमें मेन इंडियन स्क्रिप्ट्स आती हैं और रोमन ट्रांसलेशन भी आती है, क्योंकि जो इंडियन और रोमन है उनमें बहुत सारे कुछ ना कुछ कॉमन है, तो इसके अंदर दोनों आएंगे इंडियन और रोमन। इसमें 8 बिट का कोड यूज करते हैं, 256 कैरेक्टर्स होते हैं। और किसने इसको अडेप्ट किया है? बिस। ठीक है, बिस ने, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने इसको अडॉप्ट किया है 1991। ठीक है गाइस। सो गाइस फटाफट से शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बहुत ही कम क्वेश्चंस हैं, लगभग 25 के करीब क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो फटाफट से शुरू करते हैं। और इसमें वो क्वेश्चंस भी आ जाएंगे जो आपने चैप्टर में नहीं पढ़े, क्योंकि वो बहुत मतलब आप समझ लो अगर ये 25 करोगे तो 25 में से 3 या 4 ही क्वेश्चंस आएंगे जो इररेलेवेंट भी है, इतने ज्यादा मतलब वो बहुत डेप्थ में पूछे गए हैं। जैसे क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी मशीन लर्निंग है? मशीन लर्निंग समझते हो ना, जिस मेथड से आप मशीन को, रोबोट को समझाते हो कोई भी चीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज होती है। तो मशीन लर्निंग का एक कौन सा प्रकार है जहां पर मॉडल लेबल किए गए डेटा से सीखता है, यानी उसको डेटा दे दिया जो प्रॉपर एक लेबल के अंदर है कि अगर आपको ये काम करना है तो ऐसे ऐसे करना है, तो लेबल लिख रखे हैं, जैसे टैग लिख देते हैं, उसके द्वारा सीखता है। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो? मशीन को सुपरवाइज कर रहे हो। इसको बोलते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग, यानी पर्यवेक्षित लर्निंग, जिसमें आप मशीन को एक डेटा देते हो, जिसको मतलब सारी इंफॉर्मेशन देते हो, उस पर लेबल लिखा होता है, ये काम करना है तो ऐसे करोगे, ये काम करना है तो ऐसे करोगे। सुपरवाइज करते हो खुद मशीन को ताकि वो लर्न कर सके, सीख सके। तो इसी तरीके की लर्निंग को सुपरवाइज लर्निंग या पर्यवेक्षित लर्निंग बोलते हैं। इसमें मॉडल को लेबल्ड डाटा दिया जाता है, लेबल किए गए डेटा पर प्रशिक्षित किया जाता है, जहां पर प्रत्येक इनपुट के साथ, इनपुट मतलब जो आप कमांड दोगे, प्रत्येक इनपुट के साथ उसका सही आउटपुट दिया होता है कि ये कहा जाएगा तो ये करना है, ये कहा जाएगा तो ये करना है। मॉडल इनपुट और आउटपुट का संबंध सीखकर नए डेटा पर उत्तर देता है। तो जो मॉडल है, जो रोबोट है, वो पुराने डेटा जो जो आपने मॉडल दिया है वो सीखेगा, और उस बेसिस पे आप नए क्वेश्चंस भी अगर पूछोगे जो उस मॉडल में नहीं थे, उस डेटा में नहीं थे, वो उनका भी आंसर दे सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में जब आप एक रोबोट को प्राकृतिक लैंग्वेज, जिस भाषा में हम बात करते हैं वो लैंग्वेज सिखाते हो, उस लैंग्वेज को प्रोसेस करना सिखाते हो। जैसे आपने देखा होगा कि जेमिनाई का भी वायरल हुआ था कुछ समय पहले कि उसने कुछ गालियां वालियां दे दी थी, राइट? तो क्या था? नेचुरल लैंग्वेज को, जो प्राकृतिक लैंग्वेज जिसमें आम लोग बोलचाल रखते हैं, उस भाषा को प्रोसेस किया उसने। तो उसमें जो ये मशीन के अंदर का है, ये रोबोट अपने आप से करता है। एक टर्म है टोकनाइजेशन। इसका मतलब क्या है? देखो, रोबोट, ठीक है, मैं रोबोट्स की बात करूंगी पूरे उसमें, अगर मुझे एआई समझाना है मैं रोबोट्स की बात करूंगी। रोबोट्स क्या करते हैं? अगर मैंने एक पूरा सेंटेंस पढ़ा, उसको समझने के लिए वो उस पूरे सेंटेंस को छोटे-छोटे वर्ड्स में तोड़ लेते हैं और उनका मतलब समझ के पूरे सेंटेंस का मतलब समझते हैं, जिसको बोलते हैं टोकनाइजेशन। तो टोकन्स बना लेते हैं। स्प्लिटिंग टेक्स्ट इनटू इंडिविजुअल वर्ड्स और फ्रेजेस, टेक्स्ट को अलग-अलग शब्दों में या वाक्यांशों में विभाजित करने को टोकनाइजेशन बोलते हैं। बाकी भी पढ़ लो। बड़ी लैंग्वेज फाइल को संकुचित करना, नहीं उसे तो कंप्रेशन बोलते हैं। रोबोट को शुरू करने के लिए सिक्के देना, बूटिंग सिस्टम कह सकते हो इसको, कि बूट करना मतलब ऑन करना। एनक्रिप्टिंग यूजर पासवर्ड्स, यूजर पासवर्ड को एनक्रिप्ट करना यानी उसे सीक्रेट लैंग्वेज में बदल देना। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। टोकनाइजेशन जो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस में टेक्स्ट को वाक्यों में, वाक्यांशों में और टोकन जैसे छोटे अर्थपूर्ण भागों में बांटना है। यह मूल प्रक्रिया टेक्स्ट को मशीन के लिए प्रोसेस करने और विश्लेषण के लिए योग्य बनाती है कि मशीन उसे आराम से समझ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, वो कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन में आई? या ये तो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था, कंप्यूटर के 5th जनरेशन में जो है एआई का यूज शुरू हो गया था। ठीक है, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ है ही नहीं, तो नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं।
5th जनरेशन के अंदर ये आई है, एक बार रीजन पढ़ लेना। हाउ कैन एआई कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन स्मार्ट सिटीज? स्मार्ट शहरों में, मुंबई, दिल्ली, इन सब में जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए, क्वालिटी सुधारने के लिए एआई किस प्रकार से सहायता कर सकता है? सबसे पहला, हॉस्पिटल की संख्या कम करके। यार हॉस्पिटल की संख्या कम करके कैसे कैसे गुणवत्ता सुधरेगी? और हालत खराब हो जाएगी। सभी नागरिकों के लिए चेहरे की पहचान करने वाली प्रणाली लागू करके। कहाँ करोगे? आप अपने घरों में रह रहे हो, हाउसवाइफ्स हैं, जो होम मेकर्स हैं, हस्बैंड काम पे जा रहा है, वाइफ घर पे है। तो ये तो बताओ, वो वाइफ की तुम फेशियल रिकॉग्निशन, जो चेहरे की पहचान वाली प्रणाली है, उसका क्या करेगी वो, जब वो घर से बाहर नहीं निकल रही है, राइट? ओके, अगला सुनो। सभी मैनुअल ट्रैफिक नियंत्रण नौकरियों को समाप्त करके। जहां जहां पे ट्रैफिक लाइट्स होती हैं और जहां पुलिस वाले खड़े होते हैं, वो सब, उनको सबकी नौकरियां समाप्त करके। तो ये तो तुम उनके पेट पे लात मार रहे हो, ये भी कोई सहायता नहीं है। बेहतर भीड़ प्रबंधन के माध्यम से यातायात को नियंत्रित करके और सुरक्षा को बढ़ाकर। ये सही है कि ट्रैफिक कंट्रोल करके, ठीक है, ट्रैफिक कंट्रोल कर लिया अगर एआई, तो उसके माध्यम से सुरक्षा भी बढ़ सकती है। तो इसके अंदर क्या होगा, कैमरा जैसे हम लोग अब यूज करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग सिग्नल्स को क्रॉस नहीं करते, एक्सीडेंट से बच जाते हैं। और सेंसर डेटा का इस्तेमाल करके भीड़ प्रबंधन या सुरक्षा अलर्ट और आपातकालीन सेवाओं का दक्षता को हम बढ़ा सकते हैं। चलो, अभिकथन और कारण है। अभिकथन है, भारत स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र एआई को अपना रहा है। इंडिया का हेल्थ केयर सेक्टर एआई को अडॉप्ट कर रहा है और डॉक्टरों की जगह एआई की मशीनें रख रहा है। यार ये तो गलत हो जाएगा ना, डॉक्टरों को तो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, तो ये तो गलत है स्टेटमेंट। डॉक्टरों का रिप्लेसमेंट नहीं आ सकता। एआई पे पूर्णतया यानी 100% रिलाई नहीं कर सकते। वो सही आपका डायग्नोसिस करेगा, सही बीमारी का पहचान करेगा, वो 100% मैक्सिमम केसेस में देगा। पर कहीं पे अगर मान लो उसमें कुछ फॉल्ट आ गया, तो वो क्या करेगा, वो खराब डायग्नोसिस भी कर सकता है। इसका रीजन क्या है? AI can analyze large data sets such as X-ray, MRI scan, electronic health records to improve clinical outcomes. AI क्या कर सकता है? बहुत जो टोटल रिजल्ट होते हैं उनको बेहतर बनाने के लिए एक्सरे, एमआरआई स्कैन, इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड, इतने बड़े बड़े डेटा सेट को भी विश्लेषण कर सकता है। मतलब आप उसे एक साथ दो, सबका एनालिसिस करके वो बता सकता है इसको ये बीमारी हो सकती है। आगे पुष्टि कौन करेगा, उसको वेरीफाई कौन करेगा? डॉक्टर। तो ए तो बिल्कुल गलत है, रीजन बिल्कुल ट्रू है इसका। तो ए इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। अभिकथन तो बिल्कुल गलत है, कारण सही है, मतलब ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा। चलो फिर से अभिकथन और कारण है। अभिकथन है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो हैं, उपयोगकर्ता फीड को क्यूरेट करने के लिए एआई का उपयोग कर सकती हैं। मतलब क्या है, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, पिनिंटरेस्ट हो गया, वो हम जो जानकारी लेना चाहते हैं उसी तरीके की जानकारी दिखाता है। किसकी मदद से? एआई की मदद से। तो बिल्कुल ठीक है। रीजन क्या है? एआई एनालाइज करता है, एआई क्या करता है? विश्लेषण करता है। किसका? संबंधित कंटेंट को प्रिडिक्ट करने में। जो भी कंटेंट मैं लाइक कर रही हूँ उससे रिलेटेड कंटेंट वो दिखाता है और प्रमोट करने के लिए हम मतलब एआई का यूज करता है। तो बिल्कुल ठीक है कि वो हमारी जो फीड है इंस्टाग्राम की, फेसबुक की, वो फीड कैसे आती है? जो आप देखते हो, पसंद करते हो, उस बेसिस पर आती है। तो दोनों बिल्कुल ठीक है, रीजन उसका करेक्ट स्टेट रीजन भी है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। बिल्कुल सही है। एक बार आप रीजन पढ़ लेना। देखो, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं, एआई के उपयोगकर्ता, एआई से उपयोगकर्ता यानी मेरे व्यवहार को विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं और मेरी फीड को क्यूरेट मतलब बनाएंगे, मेरी फीड को बनाने की कोशिश करता है। और यही एनालिसिस से रिलेटेड कंटेंट जो निकलता है वो प्रमोशन का कारण होता है कि सब चीजें वायरल चली जाती हैं। आगे सुनो नेक्स्ट। इनमें से कौन से कथन एआई के बारे में बिल्कुल सच है? सबसे पहला, एआई का उपयोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, वित्तीय संस्थानों में अगर कोई धोखाधड़ी कर रहा है उसका पता लगाने के लिए कर सकते हो। नहीं भाई, अगर ऐसा होता तो बहुत सारे स्कैम्स हो चुके हैं। तो ये तो गलत है। नहीं, ये ठीक है। अगर आप इसको हायर करोगे तो बिल्कुल कर सकता है। अगर आपने एक रोबोट बना दिया, देखो अब यहाँ पे पॉइंट है,
अगर कहीं पे स्कैम हुआ उसे सारी फीड दो, वो बिल्कुल आपको बता सकता है कि अकाउंट्स में ये गड़बड़ी है। तो बिल्कुल। अगला सुनो, एआई सिस्टम और डीप लर्निंग जो है वो बिल्कुल एक है नहीं। एआई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि कैसे रोबोट जो है वो प्रॉपर ह्यूमन का काम कर सकता है, सुपर कंप्यूटर का काम कर सकता है। डीप लर्निंग बिल्कुल ही डिफरेंट चीज है, तो सेकंड तो गलत है। थर्ड, एआई की मदद से आपका जो ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस है, जो आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, वो बिल्कुल पर्सनलाइज हो सकती है, कि जो आपको समझ में आए, पसंद आए, वही आपको दिखाई दे। तो फर्स्ट भी ठीक है और थर्ड भी ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अगला सुनो, इनमें से कौन सी लैंग्वेज है जो एआई प्रोग्रामिंग, एआई को जब आप प्रोग्राम लिखते हो तब यूज नहीं होती, राइट? पहले मैं बताती हूँ कौन कौन सी यूज होती है। पाइथन, प्रोलोग, लिस्प, ये सारी यूज होती हैं। पर्ल बिल्कुल भी यूज नहीं होती एआई के कंटेंट में। पर्ल बिल्कुल जनरल पर्पस लैंग्वेज है, बिल्कुल साधारण लैंग्वेज है, एआई के लिए नहीं होती, जनरल पर्पस की लैंग्वेज है। जब कोई सामान्य कारण होता है उस लैंग्वेज, तब आप लिखते हो, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, जनरल पर्पस लैंग्वेज। अगला, इनमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है अगर बेसिक मशीन लर्निंग प्रोसेस में, जब आप मशीन को कुछ सिखाते हो तो इनमें से कौन सा सीक्वेंस बिल्कुल ठीक है? देखो सबसे पहले क्या होगा, देखो एब्स्ट्रैक्शन, जनरलाइजेशन, डेटा इनपुट। पहले तो डेटा उसे दोगे ना, तो डेटा इनपुट सबसे पहला स्टेप होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। जो डेटा दोगे, अब मशीन उसका क्या करेगी, एब्स्ट्रैक्ट तैयार करेगी, एक समरी तैयार करेगी। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब समरी। तो जनरलाइजेशन का मतलब यह है कि समरी पढ़ के फिर उसने एक जनरल दिमाग में आइडिया बना लिया कि ऐसा करना है। तो पहले क्या होगा, आप उसे डेटा दोगे, वो एब्स्ट्रैक्ट करेगी, उसका आइडिया निकालेगी, उसका मेन समरी निकालेगी, और उस समरी की मदद से वो एक जनरल बिहेवियर सीख जाएगी। तो डेटा इनपुट होगा, फिर अमूर्तन होगा, फिर सामान्यीकरण होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नहीं भी आ रही तो आप ऑप्शन पढ़ के भी पता लग जाएगा कि क्या चीज सबसे बेस्ट हो सकती है। अगला सुनो, हाउ कैन मशीन लर्निंग बी लेवरेज्ड टू एनहांस साइबर सिक्योरिटी डिफेंसेस, साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए मशीन लर्निंग का लाभ कैसे उठाया जा सकता है? ओके, सबसे पहला सुनो, सभी पारंपरिक सुरक्षा उपायों को एक ही एल्गोरिदम से प्रतिस्थापित करके, मतलब जितनी भी सिक्योरिटी वाली चीजें हैं सब में एक एल्गोरिदम लगा दो, तो हैक करना आसान रहेगा फिर तो। अगला सुनो, असामान्य पैटर्न और विसंगतियों की पहचान करके, ये बिल्कुल ठीक है कि कहीं पे भी कुछ अजीब लगे, कहीं पे भी कुछ विसंगति लगेगी, ये सबसे अलग है, उसकी पहचान करो। अगर उसको पहचान कर लोगे तो पता लग जाएगा कि यहाँ कुछ डिफरेंट है, चेक कर लो, ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ से आप सुरक्षा बचा सकते हो। तीसरा, ओके, जो ह्यूमन ओवरसाइट, हमारा जो हम जो निरीक्षण करते हैं हर चीज का, उसकी रिक्वायरमेंट हटा दो। तो भाई सिक्योरिटी कैसे बढ़ा दी आपने, तो और कम कर दी। फिक्स रूल बना दो जो जिनको अपडेट ही नहीं करना पड़ता कभी, ऐसा हो ही नहीं सकता, टेक्नोलॉजी रोज बदलती है, रोज रूल्स अपडेट करने पड़ेंगे। तो ये भी बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, एक बार जब पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो जब भी आप बात करो ना कि कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, अगर आपको वहां ये दिख रहा है कि नहीं भाई यहाँ कुछ डिफरेंट है, वहीं के वहीं अगर मशीन रोबोट पकड़ ले कि यहाँ कुछ डिफरेंट आया है, कुछ तो पैटर्न में चेंज है, तो वहीं से वो बचा सकता है डेफिनेटली। चलो अगला, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सच है मशीन लर्निंग के रिगार्डिंग, मशीन लर्निंग के संबंध में, जब आप रोबोट को कुछ सिखाते हो उसके संबंध में। मशीन लर्निंग केवल कंप्यूटर में यूज की जाती है? नहीं, मशीन लर्निंग एआई का ही एक हिस्सा है, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मशीन को जब सिखाओगे तभी तो एआई की तरह काम करेगा। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जो है वो इंप्रूव ही नहीं कर सकते एक्सपीरियंस से, ये भी गलत है। जितने भी एआई आप यूज करते होंगे ना, ऐप, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, जेमिनाई, ये सब आपकी हिस्ट्री, आपके रेस्पॉन्सेज देख के खुद को अपडेट करते हैं और आपके अकॉर्डिंग अपने आप को बनाते हैं। ऑल मशीन लर्निंग मॉडल्स रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ लेबल्ड डेटा टू फंक्शन, जितने भी रोबोट्स होते हैं उनको बहुत सारा डेटा चाहिए होता है काम करने के लिए, नहीं, एक बार उनको बेसिक डेटा फीड कर दो, वो आराम से काम करेंगे, वो बात अलग है, धीरे धीरे उनको टाइमली अपडेट करते रहो तो बेहतर काम करेंगे, पर काम वो फिर भी करते रहेंगे बेसिक डेटा से भी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, सिंपल सी चीज है।
कौन सा फ्रेमवर्क है जो बहुत ज्यादा यूज करते हो जब आप मशीन लर्निंग डेवलप करते हो? ठीक है, जब मशीन को सिखाते हो तो एक मॉडल डेवलप होता है सिखाते वक्त, उसको क्या बोलते हैं? अब देखो कैसे याद रखोगे इसको, क्योंकि ये इररेलेवेंट है। जब आप मशीन को सिखाओगे, मशीन को टीच करोगे, तो बहुत ज्यादा टेंशन हो जाएगी, क्योंकि बच्चों को सिखाओ तो समझ भी आता है, बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे, मशीन गलत भी समझ सकती है, खुद का इंटरप्रिटेशन, खुद का एक तरीका निकाल सकती है। तो टेंसर फ्लो, टेंशन होगी, टेंशन से याद रखोगे टेंसर फ्लो। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला सुनो, टेंसर फ्लो ओपन सोर्स का फ्रेमवर्क है, मतलब उसको कोई भी यूज कर सकता है, जिसकी मदद से आप बिल्ड कर सकते हो, बना सकते हो एआई, उनको ट्रेन कर सकते हो, उनको डिप्लॉय कहीं पे जाके कि उन्हें कह सकते हो कि अब तुम्हारा काम आज से ये है, डिप्लॉय कर सकते हो। डिप्लॉय का मतलब क्या होता है? कहीं पर पोस्ट कर देना। ठीक है, कौन सी मशीन लर्निंग मॉडल है जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टास्क के लिए? जब वो सेंटिमेंट की बात करते हैं, मतलब सुनो, जैसे मशीन को सिखाने होता है तो मशीन को अलग अलग तरीके से सिखा सकते हो, राइट? तो इनमें से वो कौन सा मॉडल है मशीन को सिखाने का जो सबसे बेस्ट रहता है जब आप प्राकृतिक भाषा को सिखाते हो, जिसमें सेंटिमेंट्स भी सिखाओगे उसे कि भावनाएं क्या होती हैं, आप किसी से, मतलब आप दुखी हो, खुश हो, भावनाएं क्या होती हैं, और डिजिटल फाइनेंशियल रिव्यूज कि जो फाइनेंशियल रिव्यूज है उनसे जुड़ी हुई भावनाएं भी आप सिखाते हो। तो ओके, डिसीजन ट्रीज के नियरेस्ट नेबर्स, नाइव बेस, एलएसटीएम, ये है जब आप फाइनेंशियल रिव्यूज के अकॉर्डिंग, जैसे स्टॉक मार्केट है उसके अकॉर्डिंग जब किसी के सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं, मार्केट के सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं, प्रॉफिट में जा रही है, लॉस में जा रही है, तो वो क्या है? एलएसटीएम, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। बहुत छोटी सी मेमोरी होती है जो बहुत लंबे समय तक रखनी होती है। यही है जब यही आपका सबसे बेस्ट मॉडल है जब आप डिजिटल फाइनेंशियल रिव्यूज जो है वो पढ़ाते हो, वो सिखाते हो किसी भी मशीन को। ये नेटवर्क बहुत इफेक्टिव होते हैं क्योंकि उन्हें टेक्स्ट के क्रम और लंबे समय तक संदर्भ जो है वो याद रख सकते हैं, कि अच्छा रेफरेंस देख सकते हैं कि इस स्टॉक के प्राइस जाने वाले हैं, ऊपर नीचे जाने वाले हैं, तो पिछले पैटर्न्स को बहुत जल्दी याद करते हैं। ठीक है, अगला, मशीन लर्निंग कंप्राइजेस डैश दैट यूजेस डेटा टू लर्न। मशीन लर्निंग में कुछ क्या चीज शामिल है जो सीखने के लिए डेटा का उपयोग करता है? ओके, अब ये बताओ मशीन लर्निंग में क्या चीज ऐसी होती है जिसकी मदद से वो सारा का सारा डेटा सीखता है? आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? स्टेप्स है, फ्लो चार्ट आ गया आपका, ठीक है, एल्गोरिदम है या प्रोसेस है? एल्गोरिदम, रील वायरल हो गई, एल्गोरिदम ऐसा है इंस्टाग्राम का, इंस्टाग्राम का काम करने का तरीका ऐसा है, तो एल्गोरिदम से आप समझ सकते हो काम करने का तरीका। ठीक है, कुछ कुछ नेक्स्ट, एल्गोरिदम में जो डेटा या जो भी डिसीजन आप ले रहे हो उनके पैटर्न आप पढ़ते हो, उनके प्रिडिक्शन, उनके बेसिस पर आप भविष्यवाणी करते हो और निर्णय लेते हो। FQDN का फुल फॉर्म क्या है? फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। ऐसा डोमेन नेम जैसे education.com, organization.com, डोमेन नेम तो पता है, इंटरनेट में पढ़ चुके हो, जो फुल्ली क्वालिफाइड हो, यानी पूरी तरीके से वैलिड हो, तो फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, बी ऑप्शन। अब सुनो, ये इंटरनेट पर किसी विशेष कंप्यूटर या होस्ट का पूरा नाम होता है। ये सभी डोमेन स्तरों को, भाई जितने भी डोमेन नेम में चेक मार्क होने चाहिए ना, कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, मैक्सिमम वेबसाइट्स पे सब कुछ नहीं मिलता, तो एक ऐसा किसी का वेबसाइट का ऐसा नाम जो सारे चेक बॉक्स को टिक करता है कि ये भी है इसमें, ये भी है, ये भी है, उसको बोलते हैं फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। ये बात ध्यान रखोगे। जैसे इसका एग्जांपल है www.example.com, जिसमें .com आ गया डोमेन नेम, एक यूजर नेम आ गया, और एक ये आ गया कि ये किस वेबसाइट पर है, www। ठीक है, DHCP की फुल फॉर्म बताओ होती क्या है?
डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डीएचसीपी है क्या, पहले तो ये समझ लो। फुल फॉर्म क्या है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अब बात करते हैं डीएचसीपी होता क्या है। देखो आपको ये तो पता है कि जब आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हो तो इंटरनेट कैसे पहचान करता है आपके कंप्यूटर की, आपको एक एड्रेस दे देगा, आईपी एड्रेस वर्चुअल। तो इंटरनेट थोड़ी ना देता है, कौन देता है, डीएचसीपी देता है इंटरनेट के अंदर। तो इंटरनेट के अंदर जो डीएचसीपी है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। होस्ट कौन होता है, आपने किसी फ्रेंड को डिनर पे बुलाया तो यू आर द होस्ट, आप इनवाइट कर रहे हो ना आपके घर में, आप होस्ट हो, आप किसी को बुला रहे हो। तो डीएचसीपी क्या है, होस्ट है वो, जो सबकी कॉन्फ़िगरेशन देगा। भाई तू आ रहा है मेरे घर, तेरा नंबर ये है, तेरा नंबर ये है, ठीक है, आईपी एड्रेस का ये नंबर है। तो ये एक नेटवर्क प्रबंधन प्रोटोकॉल होता है जो ऑटोमेटिकली नेटवर्क पर यानी इंटरनेट पर जो डिवाइसेस लगी हैं उनको आईपी एड्रेस देता है। आईपी एड्रेस का मेन काम क्या है कि आईपी एड्रेस मिलेगा। आई डीएचसीपी जब देता है, देखो एक तो होता है मैन्युअली आप दे सकते हो, हर इंसान दे सकता है, लेकिन अगर डीएचसीपी का यूज कर रहे हो तो एरर्स नहीं आते हैं, यह बात आप ध्यान रखोगे। डीओएस की फुल फॉर्म, डीओएस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट का। इस इस ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए कमांड देने पड़ते थे, तो कमांड लाइन इंटरफेस है ये। इसके अंदर लेस देन ग्रेटर देन से ये कमांड शुरू होते हैं और खत्म भी इसी से ही होते हैं। इसकी फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ये बात आप ध्यान रखोगे। इसके अंदर डिस्क स्टोरेज भी मिलता था कि अगर आपको कुछ स्टोर करना है तो आप स्टोर कर सकते हो। और जब से जीयूआई आया है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो हमारे लिए यूज करना आसान होता है, जैसे टच स्क्रीन पे आता है, उससे पहले कमांड लाइन इंटरफेस यानी एमएस डोस ही यूज होता था। तो एक बार आप पढ़ लेना इसको, जो मैंने समझाया है वही है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या है, ये तो इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन आ गए यार। क्या था, वीडियो किसकी शॉर्ट फॉर्म है, मॉनिटर को ही तो बोलते हैं, राइट। तीन तरीके के होते हैं, सीआरटी, टीएफटी, एलईडी, ठीक है, ध्यान रखोगे। आउटपुट डिवाइस है ये एक। दूसरी बात ये कि जो भी रिजल्ट है वो स्क्रीन पर दिखा देती है, जो भी कंप्यूटर का रिजल्ट होता है। अगला सुनो, इंटरनेट के उसमें डीएनएस की फुल फॉर्म क्या है, डोमेन नेम सिस्टम, है ना। डोमेन जो दे दे, डोमेन का मतलब है लास्ट में डॉट कॉम है, डॉट कॉम का मतलब कमर्शियल वेबसाइट है, डॉट एडू डॉट इन है यानी एजुकेशनल वेबसाइट है इंडिया में, डॉट और आर जी है यानी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। डॉट डीईएफ है मतलब डिफेंस में है कोई, समझ रहे हो। डॉट जीओवी डॉट इन है यानी गवर्नमेंट की वेबसाइट है या गवर्नमेंट की आईडी है। डॉट एनआईसी डॉट इन भी गवर्नमेंट की आईडी होती है। तो ये होते हैं डोमेन नेम। डोमेन नेम का मतलब एंडिंग क्या है, जिससे आपकी पहचान हो रही है कि आपकी किस तरीके की वेबसाइट है। ये एक तरीके से इंटरनेट में फोन बुक समझ लो, ये उसने अपनी फोन बुक बना रखी है, ठीक है। भीम की फुल फॉर्म क्या है, जो फोन जो उस पे पेमेंट भेजने के लिए काम आता है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत का रुपए भेजने का इंटरफेस है यानी ऐप है। तो ये किसने डेवलप बना किया था, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया था ये, ताकि पेमेंट्स की सुविधा हो सके। फुल फॉर्म बताओ वीआर की, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में तो वीडियो गेम्स में भी पता है, वीआर मतलब वर्चुअल रियलिटी। वो सुना है, आंखों पे एक वो लगाते हैं और आपको ऐसा लगता है आप गेम के बीच में हो, तो वीआर का मतलब होता है वर्चुअल रियलिटी, जिसमें आपको ऐसा लगे कि आप एक इमेजिनरी दुनिया को एक्सपीरियंस कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्या करता है, यूजर्स के लिए, उपयोगकर्ताओं के लिए एक वातावरण बनाने की कोशिश करता है, इस तरीके का कि यूजर को ये लगे, हमें ये लगे कि हम उस वातावरण के बीच में खड़े हैं। इसके लिए स्पेक्स यूज करते हैं जनरली, जो वर्चुअल रियलिटी में हमें ले जाते हैं। फुल फॉर्म बताओ पीडीएफ की, गाइज ये मिसलेनियस है, ये रैंडम है, ये इसका कोई लेना देना नहीं है जिस चैप्टर के मैं पीवाईक्यूज करा रही हूँ उससे। पीडीएफ की फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ बहुत अच्छा फॉर्मेट है क्योंकि इसमें साइज कम हो जाता है, प्रिंटिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये एडोबी ने बनाया था और इसमें दस्तावेज को, डॉक्यूमेंट को सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे भी आप प्रेजेंट कर सकते हो। FTTP stands for
ये ना मैं बताती हूँ, गवर्नमेंट ने ना कुछ स्कीम्स भी लॉन्च किया ऑन द बेसिस ऑफ FTTP, यानी फाइबर टू द प्रीमाइसिस। प्रीमाइसिस का मतलब आंगन, ठीक है। प्रीमाइसिस का मतलब होता है आंगन या जगह। तो इसकी फुल फॉर्म है फाइबर टू द प्रीमाइसिस, यानी वाईफाई के फाइबर को, इंटरनेट के फाइबर को आप मेरे घर तक ले आओ, ठीक है, इतना डेवलप कर दो, तो फाइबर टू द प्रीमाइसिस। एक ब्रॉडबैंड का नेटवर्क की संरचना है जो ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करके सीधा घरों में और व्यवसायों को हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करती है, और इसका नॉर्मल वायर वाली तुलना में बहुत तेज स्पीड आती है इसके अंदर। इसको FTTH भी बोला जाता है, जिसका मतलब होता है फाइबर टू द होम, ठीक है। अगला सुनो, कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में IDN की फुल फॉर्म देखो, D और N तो फिक्स है, डोमेन नेम है ना। I स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल। तो जो इंटरनेशनलाइज्ड, जो ऐसे डोमेन है जो इंटरनेशनलाइज्ड है, इंटरनेशनली हर जगह काम करेंगे, उसको बोलते हैं इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। आप देख सकते हो इसके अंदर जो ASCII जो कोडिंग का एक सिस्टम होता है, जिसके माध्यम से कंप्यूटर सारी लैंग्वेज को समझता है। पहले ये चलता था, अब तो यूनिकोड समझ चलता है। तो इसके अंदर जो ये इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम है, ASCII में ना, ये अमेरिकन कोड होता है। इसके अंदर ना अल्फाबेट्स यूज करते थे, A से लेके Z तक। अब इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम में क्या होता है, आप इंग्लिश के अलावा अरबी, फारसी, संस्कृत कुछ भी यूज कर सकते हो, उसके अक्षरों को यूज कर सकते हो। कंप्यूटर और इंटरनेट के फील्ड में W3C का मतलब क्या होता है यार, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। W3 का मतलब है WWW, 3 बार W है एंड देन इट C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। सिंपल, बहुत सिंपल है ये, आप समझ सकते हो कि कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी। एक इंटरनेशनल कम्युनिटी है, एक अंतरराष्ट्रीय समुदाय है, जो इंटरनेट के लंबे समय तक विकास उसका होता रहे, उसके लिए मतलब काम करता है। दूसरी चीज, बहुत सारे प्रोटोकॉल, नियम भी इसी ने बनाए हैं, गाइडलाइंस भी इसी ने बनाई है। किसने इसको खोजा था? टिम बर्नर्स ली ने खोजा था। लगभग 1990 के अराउंड या 1985 के अराउंड ये खुला था। सो गाइज, ये थे आज के क्वेश्चंस। इसी के साथ हमारी बुक ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, आप लोगों को पता है, अब तक ये हिंदी में भी आ चुकी होगी। और साथ में बता दूं कि आपने इसको ढेर सारा प्यार दिया है, आप देख सकते हो सारे चैप्टर्स कवर हो रखे हैं, और सारे चैप्टर डिजाइन भी इस तरीके से कर रखे हैं कि चैप्टर के बाद PYQs भी आपको मिलेंगे, आपको इसके वन लाइनर्स भी मिलेंगे, तो सब कुछ आपको मिलने वाला है। साथ ही ये फ्लिपकार्ट पर बेस्ट सेलर बुक आप लोगों ने बना दी। साथ में कॉम्बो टेस्ट सीरीज के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बहुत अमेजिंग टेस्ट सीरीज है, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स और सारे एग्जाम्स की आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। सारे एग्जाम्स हमने इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। इसी तरीके से बैच की बात करूँ तो इंडिविजुअल बैचेस भी लॉन्च हो चुके हैं, जैसे मैथ्स का बैच है, ठीक है, और रीजनिंग का बैच है, इंग्लिश का बैच है, GS का बैच है। ऐसे ही कंबाइंड बैच विच इज नोन एज ऑफिसर बैच, वो भी लॉन्च हो चुका है, बिल्कुल अपडेटेड, जिसमें सारे बैचेस तो मिलेंगे ही, साथ में कॉम्बो टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी। तो इट इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन, और ये आपको रीजनेबल अमाउंट पर भी पड़ेगा। तो गाइज, आज के लिए इतना ही, और अगर तक अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेक श्योर आप हमें अपना प्यार दिखाते रहें एंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।